आइए देखते हैं आज का। हम लोग देखते हैं दैनिक जागरण, विश्लेषण करते हैं आज के पेपर का। तो आज है पहला बात है कि वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने ठुकराया प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण। ये प्रधानमंत्री जी बोले हैं। राम नवमी से पहले साधा निशाना, बोले सनातन विद्रोही द्रमुक से गठबंधन है, कौन सी मजबूरी। तो ये सब राजनीतिक खबर है, ये अपने लोग को नहीं देखना है। सुप्रीम कोर्ट से भी केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं। दिल्ली आबकारी घोटाला में केजरीवाल फंसे हुए हैं, शराब घोटाला में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इनको राहत देने से क्या किया है, इनकार कर दिया है। न्यायपालिका को कमज़ोर करने की कोशिशों पर पूर्व जजों ने लिखा पत्र। ठीक है, न्यायपालिका को भाजपा से खतरा, कांग्रेस ने मौका मिला और बोल दिया। ये सब राजनीतिक बातें हैं, इनसे हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। आगे हम लोग चलते हैं, आगे देखते हैं अपने काम का। इस बार सामान्य से बेहतर रहेगा मानसून, कहा गया है कि इस बार मानसून जो है सामान्य से बेहतर रहेगा। अच्छा खबर है किसान भाइयों के लिए। आगे चलते हैं। ये सब जो है राजनीतिक खबर है, इसमें अब जो है कुछ भी ऐसा नहीं है। अपने लोग आगे बढ़ते हैं, देखते चलते हैं। ये सब राजनीतिक खबरें हैं, देखते चलिए। मैं आपको एडिटोरियल के पास ले चलता हूँ और वहाँ से आपके लिए अच्छी खबर निकलेगी। मैंने नहीं बनाया, राम ने बनवाया है, अरुण योगीराज। ये आपको क्यों पढ़ना है, क्योंकि आप जो राम जी का जो मूर्ति बना हुआ है यही अरुण योगीराज बनाए हुए हैं। तो आपके परीक्षा में ये सवाल आ सकता है कि राम जी का मूर्ति किसने बनाया, तो अरुण योगीराज ने बनाया है। तो ये काफ़ी अच्छा सवाल है। चुनाव बाद की तैयारी में मोदी, ये आइए देखते हैं क्या चुनाव बाद की तैयारी में है। प्रधानमंत्री ने अब की बार, थोड़ा सा इसको मैं ये कर लेता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब की बार 400 पार के चुनावी आह्वान पर मिश्रित प्रतिक्रियाएं आ रही है। अधिकांश लोग इसकी व्याख्या एक मजबूत नेता की सत्ता में वापसी को लेकर उसके आत्मविश्वास के साथ जोड़कर देख रहे हैं। वहीं कुछ लोग इसे विपक्षी खेमे का हौसला पस्त होने वाला जुमला बता रहे हैं। कुछ लोग इसे विपक्ष को रौंदने का प्रयास और तानाशाही की ओर बढ़ते कदम के अशुभ संकेत के रूप में देख रहे हैं। राहुल गांधी जैसे नेताओं ने खुलेआम आरोप लगाए हैं कि भाजपा की योजना संविधान बदलने और लोकतंत्र के मूल स्वरूप में परिवर्तन करने की है। उन्होंने ऐसे किसी संभावित दुस्साहस के परिणाम भुगतने और सड़कों पर उतरकर उसके विरोध की धमकी भी दी है। ऐसे उकसावे और संकेतों से मोदी विरोधियों ने वैश्विक समुदाय के समक्ष यही संदेश देने का प्रयास किया कि यदि मोदी सत्ता में लौटते हैं तो इससे भारतीय लोकतंत्र के समक्ष जोखिम बढ़ सकते हैं। ऐसी मनगढ़ंत बातों को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के एक हिस्से द्वारा लपक लिया जाता है। वो लोकतांत्रिक संस्थानों पर आरएसएस के कब्जे, मीडिया पर नियंत्रण, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और चुनावी बॉन्ड के जरिए भ्रष्टाचार से जुड़े विपक्ष के आरोपों में अपना सुर मिलाने लगते हैं। कुछ लोग न्यायपालिका तक को नहीं बख्शते, उनकी भी सरकार से मिली भगत है। कुछ लोग तो ईवीएम में खोट नजर आता है कि उनके जरिए चुनाव प्रभावित किया जा सकता है। इन सब के बीच मोदी बेफिक्र होकर अपने लक्ष्य की पूर्ति में जुटे हुए हैं। मोदी कई मंचों पर कह चुके हैं कि तीसरे कार्यकाल में उनकी कार्ययोजना तैयार है। आचार संहिता लागू होने से पहले ही उन्होंने सत्ता में वापसी के बाद शुरुआती 100 दिनों का एजेंडा भी पेश किया। भाजपा ने संकल्प पत्र के नाम से अपने घोषणा पत्र में भविष्य को लेकर अपनी योजनाओं का खाका प्रस्तुत किया, जिसमें कई नीतियों में निरंतरता रखने का उल्लेख है। एक ऐसे समय में जब लगभग हर तरफ राजनीतिक पंडित भाजपा नीत राजग की सत्ता में वापसी के लेकर आश्वस्त हैं, तभी मोदी जी पूरे जी जान से चुनाव अभियान में जुटे हुए हैं। इसी कारण कि वह 400 से अधिक सीटों के लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिबद्ध है। जो ऐसा सोचते हैं कि इतनी सीटें जीतकर मोदी राजीव गांधी के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहते हैं, तो वे प्रधानमंत्री की मानसिकता को नहीं जानते। मोदी अपनी एक विशाल विरासत छोड़ना चाहते हैं। 2 कार्यकालों के अनुभव से वह जानते हैं कि भाजपा और राजग को अपने वादे पूरे करने में तो संसद के दोनों सदनों में बहुमत चाहिए। इसीलिए मोदी और अमित शाह 2 स्तरों पर काम में जुटे हैं। जब मोदी मतदाताओं को साधने में लगे हैं तो केवल वही कर सकते हैं, तो वही शाह गठबंधन के साथ ही विपक्षी नेताओं को जोड़ने में लगे हुए हैं, जो भाजपा की सीटों की संख्या बढ़ाने में योगदान दे सके। यह सवाल स्वाभाविक है कि जब
भाजपा जीत को लेकर इतनी ही आश्वस्त थी तो फिर वह क्यों इतने गठबंधन कर रही है, जिससे कई बार उसे कुछ अतिरिक्त सीटें सहयोगियों के साथ साझा करनी पड़ती है। इसका जवाब लोकसभा चुनाव से इतर की राजनीति में निहित है। कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव तो साथ में ही हो रहे हैं और कुछ राज्यों में लोकसभा के तत्काल बाद होने वाले हैं। पिछले 10 वर्षों में मोदी ने डबल इंजन सरकार की महत्ता समझी है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच बढ़िया जुगलबंदी के बिना विकास के एजेंडों को सिर चढ़ाना संभव नहीं है। विपक्षी दलों की सत्ता वाले कई राज्यों में यह देखने में आया है कि उन्होंने आयुष्मान भारत जैसे केंद्र की कई योजनाओं की राह में अवरोध खड़े किए हैं। साथ ही श्रम सुधारों के साथ ही अन्य विकास गतिविधियों के लिए जमीन अधिग्रहण में भी अपेक्षित एवं आवश्यक सहयोग नहीं मिला। अपनी सीटों की संख्या बढ़ाने के मोदी के प्रयास के पीछे कुछ और भी कारण है। पिछले कुछ समय से भारतीय राज्यों में रेवड़ियाँ बांटने की होड़ लगी हुई है। इसमें वित्तीय फिसलन की चुनौतियाँ बढ़ा दी है, क्योंकि लुभावने चुनावी वादों की पूर्ति के चक्कर में राज्य सरकार कर्ज का अंबार लगा बैठी है। अंततः इसका बोझ केंद्र सरकार पे ही पड़ता है। हाल में दक्षिण के कुछ राज्यों द्वारा राहत पैकेज के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिकाएं इसका उदाहरण है। इसके चलते विकास गतिविधियों के लिए धन का अभाव निश्चित है। यह स्थिति न केवल वित्तीय रूप से घातक है, बल्कि इस पर लगाम नहीं लगाई गई तो यह देश के संघीय ढांचे पर भी खतरा बढ़ा सकती है। विपक्ष के सामने हाशिए पर पहुंचने का संकट बढ़ रहा है। खास तौर से कांग्रेस बहुत परेशान है और इसे उबरने के लिए वह वामपंथ रुख अख्तियार करते हुए अति लोक लुभावना वादे करने में लगी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में सरकारी नौकरियों और न्याय के नाम पर नकदी इसके उदाहरण है। कांग्रेस ने सबक लेते हुए कुछ क्षेत्रीय दल और आगे की सोच रख रहे हैं। वे भी रेवड़िया का सहारा ले रहे हैं। कुछ नक्सलीय विवाद छिड़ने पर आमदा हैं तो कुछ संसाधनों के वितरण की दृष्टि से उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन की खाई को गाढ़ा करने में लगे हैं। विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों की सक्रियता के मुद्दे पर भी टकराव है। कुछ दलों ने भाजपा के हिंदुत्व की हवा निकालने का दांव चला है तो कुछ जातिगत जनगणना के जरिए भाजपा को घेरने और अपनी नैया पार्क लगाने की जुगत में लगे हैं। विपक्षी दलों का मोर्चा इंडी छिन्न-भिन्न सा हो गया है। ऐसे में कांग्रेस ही भाजपा को मुख्य रूप से चुनौती पेश कर रही है। विपक्षी दलों की राजनीतिक खंडित जनादेश और गठबंधन सरकारों की वापसी की दिशा में ले जाने वाली है। दूसरी ओर भाजपा और मोदी एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मोदी का मानना है कि युवा भारत आकांक्षी है जो मुफ्त रेवड़ियों के बजाय समृद्ध भारत की राह चुनेगा। ऐसा भारत बनाने के लिए मोदी को व्यापक बहुमत की आवश्यकता होगी। इस वजह से 400 पार का आह्वान करने के लिए महज चुनावी नारा नहीं बल्कि एक अपरिहार्यता है। इसलिए वह पूरे देश को मापने में लगे हुए हैं। तो ये हो गया। अब है लोकतंत्र से छल। देखते हैं क्या है लोकतंत्र से छल। चुनाव आयोग की ओर से दी गई यह जानकारी चकित करने वाली है कि वह हर दिन शराब, ड्रग्स, आभूषण और अन्य सामग्री के साथ बड़े पैमाने पर नकदी भी जब्त कर रहा है। नकदी समेत जो सामग्री जब्त की जा रही है उसका कुल मूल्य करीब 100 करोड़ रुपये प्रतिदिन है। मतलब प्रतिदिन जो है फर्जी 100 करोड़ रुपया चुनाव में पकड़ा रहा है इधर उधर। अब तक 4650 करोड़ रुपये की नकदी और सामग्री जब्त किया जा चुका है। यह आंकड़ा पिछले लोकसभा चुनाव के समय बरामद की गई धन सामग्री से अधिक है। यह इसलिए संकट की घड़ी है क्योंकि अभी तक तो मतदान का पहला चरण भी नहीं शुरू हुआ। इसका मतलब है कि इस बार प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने यानी उनके वोट खरीदने के लिए कहीं अधिक पैसा खपाने में शराब, ड्रग्स आदि बांटने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी समझ सकता है कि मतदाताओं के बीच बांटी जाने वाली बहुत सी नकदी और सामग्री चुनाव आयोग की पकड़ में नहीं आ पाती। भले ही चुनाव आयोग ने विभिन्न एजेंसियों को सतर्क कर दिया हो, लेकिन उसके लिए संभव नहीं है कि वाहन और व्यक्ति की तलाशी लेने के साथ साथ गाँव को निगरानी कर सके। चूँकि राजनीतिक दल इसमें परिचित है, आचार संहिता लागू होते ही चुनाव आयोग चुनावों में अनुचित साधनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए सक्रिय हो जाता है। इसलिए वो चुनाव की घोषणा होने के पहले ही लोगों के बीच पैसे और तरह तरह की सामग्री बांटने लगे। वहाँ तो यह काम शुरू हो जाता है जहाँ चुनाव की घोषणा पहले ही प्रत्याशी तय हो चुके हैं। वैसे तो देश के हर हिस्से में मतदाताओं के बीच वितरित की जाने वाली सामग्री के साथ नकदी जब्त की जा रही है, लेकिन इस पर हैरानी नहीं है कि इसका मात्रा तमिलनाडु और दक्षिण के अन्य राज्यों में अधिक है। चुनाव में किस्म किस्म की सामग्री और धन बांटने का रिवाज तमिलनाडु से ही शुरू हुआ था। पहले राजनीतिक दल अपने घोषणा पत्रों में वादा करते थे कि वे सत्ता में आए तो अमुक अमुक वस्तुएं या सुविधाएं मुफ्त प्रदान करेंगे,
लेकिन अब वैसा वादा करने के साथ साथ गुपचुप तरीके से भी लोगों के बीच शराब ड्रग्स के साथ पैसा बांटते हैं। यह ठीक है कि बंगाल को छोड़कर चुनाव में बाहुबल पर एक बड़ी हद तक लगाम लगी है, लेकिन यह चिंताजनक कि धनबल की भूमिका इतनी बढ़ गई है कि अब पैसे और शराब आदि बांटकर चुनाव जीतने की कोशिश की जा रही है। कुछ प्रत्याशी इस कोशिश में कामयाब भी होने लगी है। लोकतंत्र के साथ किया जाने वाला एक बड़ा छल है। समस्या है कि जहां औसत मतदाता और विशेष रूप से गरीब तबका प्रलोभन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है, वहीं राजनीतिक दल चुनाव सुधारों को लेकर गंभीर नहीं है। इसमें आपने देखा कि चुनाव आयोग का डाटा देखिए कि रोज़ 100 करोड़ रुपया के आसपास 100 करोड़ रुपया रोज़ पकड़ा रहा है। अभी तक 4650 करोड़ रुपया पकड़ा चुका है। उस पर शराब ड्रग्स ये सब सारा चीज़ भी है। तो चुनाव को निष्पक्ष चुनाव कैसे होगा, अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कुछ इसमें खास खबर अपना। पश्चिम एशिया में तनाव न बढ़ने पर सहमति। पश्चिम एशिया में तनाव न बढ़ने पर सहमति। सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में एक दूसरे पर बरसे इजराइल और ईरान। इजराइल अभी नहीं करेगा ईरान पर पलटवार। इजराइल गया युवा बोला चिंता मत करना, हम सुरक्षित हैं। हमारे भारतीय गए हैं इजराइल में काम करने और इजराइल ईरान का युद्ध अभी छिड़ चुका है, इसलिए ये खबर जो है इसके बारे में बताया जा रहा है। अब ये पूरा का पूरा आप जानते हैं कहानी क्या है। तो पूरा का पूरा कहानी ये है कि सीरिया में जो ईरान का दूतावास था, उस पे इजराइल के फोर्स ने अटैक किया और उसके जो कमांडर लेवल के व्यक्ति थे उसको मार गिराया। ठीक है, इसी का बदला जो है, जब इजराइल अटैक किया और ईरान का जो कमांडर लेवल का व्यक्ति बैठ गया, इसी प्रक्रिया में ईरान कहा कि मैं अटैक ज़रूर करूंगा। ईरान ने इजराइल पे अटैक कर दिया है, लेकिन 99% जो बम गोले दागे गए उसको इजराइल ने क्या किया, हवा में ही ख़त्म कर दिया। अब इजराइल का और ईरान बोला कि मुझे इतना ही बदला लेना है, इससे ज़्यादा मुझे लड़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी अब इजराइल जो है वो अपना साख बचाने के लिए उस पर अटैक हुआ, वो अटैक करेगा तो ये बहुत बड़ी युद्ध छिड़ जाएगी। आइए इस खबर को देखते हैं। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद हुई सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में मध्य पूर्व यानी पश्चिम एशिया में तनाव न बढ़ाने पर आम राय बनी। बैठक में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस, याद रखिए BBI एंटोनियो गुतेरस, ने कहा कि मध्य पूर्व इस समय खतरनाक मोड़ पर है, वहां पर के केवल तनाव को कम करने का प्रयास होना चाहिए। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र में ईरान के अस्थायी प्रतिनिधि आमिर सईद ईरावानी, क्या नाम है, आमिर सईद ईरावानी ने कहा कि ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार आत्मरक्षा में इजराइल पर कार्रवाई किया है। ईरान ने सीरिया स्थित अपने दूतावास, मैंने बताया था आपको, ईरान का जो है सीरिया में दूतावास था, स्थित अपने दूतावास पर हमले के बाद इजराइल पर कार्रवाई किया। इसलिए परिषद ईरान के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकता। जबकि इजराइल के अस्थायी प्रतिनिधि का नाम है गिलान अर्डन ने कहा कि सुरक्षा परिषद को न केवल ईरानी हमले की निंदा करनी चाहिए, बल्कि ईरान पर ऐसे प्रतिबंध लगाने चाहिए जिससे उसका परमाणु कार्यक्रम आगे न बढ़ पाए। इजरायली प्रतिनिधि ने कहा कि ईरान अगर परमाणु हथियार बनाने में कामयाब हो गया तो वह स्थिति पूरी दुनिया के लिए दुर्भाग्यशाली होगा। परिषद के सदस्यों को अपने टेबलेट पर अल अक्सा मस्जिद के ऊपर ईरानी ड्रोन की तस्वीरें दिखाते हुए एडर ने कहा कि मुसलमानों के सर्वाधिक पवित्र स्थलों में से एक अल अक्सा मस्जिद पर हमला कर ईरान विश्व में शिया प्रभुत्व स्थापित करना चाहता था, लेकिन इजराइल ने उसे विफल कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं। बैठक में अमेरिका के उप प्रतिनिधि रॉबर्ट वुड ने कहा कि उसका देश तनाव में बढ़ोतरी नहीं चाहता। अमेरिका ने इजराइल का समर्थन इसलिए किया है क्योंकि उस पर हमला हो रहा है। अब सुरक्षा परिषद को ईरान के हमले और उसके द्वारा छेड़े गए छद्म युद्ध की कड़ी निंदा करनी चाहिए। जबकि रूस के अस्थायी प्रतिनिधि वासिली नेम्बेंजिया ने अमेरिका और उसके सहयोगियों पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। कहा कि ये देश ईरान के दूतावास पर हुए हमले से चुप रहते हैं, लेकिन इजराइल पर हमले के समय निंदा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। यह स्थिति शांति के लिए अच्छी नहीं है। ऐसा बात किसने कहा? रूस ने कहा। आप देख लीजिए, सुरक्षा परिषद में यही हैं अपने एंटोनियो गुतेरस साहब हैं, जो सुरक्षा परिषद के न्यूयॉर्क में सुरक्षा परिषद की बैठक हो रही है, उसमें महासचिव
एंटोनियो गुतेरेस है, 5 साल के इनका कार्यकाल होता है। वहीं देखिए न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में बैठक दौरान ईरान द्वारा किए गए मिसाइल हमले का वीडियो दिखा रहे इजराइल के राजदूत गिलान एर्डन, ये गिलान एर्डन है, ठीक है। और सुरक्षा परिषद की बैठक में बोलते ईरान के अस्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरावानी, यह है अमीर सईद इरावानी है, ठीक है। तो ये पूरा खबर आपने जाना। भारतीय लोग वहाँ काम करने गए हैं, वो बोले कि मैं सुरक्षित हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बेनज़ीर भुट्टो की छोटी बेटी आसिफा ने संसद के रूप में शपथ लिया, लेने दीजिए, कोई बड़ी खबर नहीं। भांगड़ा पर नाचे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के गृह प्रांत डेलावेयर के न्यू कैसल में बैसाखी त्यौहार जानते हैं पंजाबी लोग मनाते हैं। पंजाबी परिधान में भांगड़ा करते हैं अमेरिकी महिलाएं, देखिए भांगड़ा कर रही है पंजाबी में अमेरिकी महिलाएं। आगे देखते हैं और कोई खबर हमारे काम का है कि नहीं। इमरान की पार्टी ने कहा कि कैदी नंबर 804 से डरता है शरीफ परिवार। कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान है, कैदी नंबर 804 का वर्दी पहन के जेल में घूम रहे हैं, अभी वही बात कहा गया है। ठीक है, उसके बाद बाल्दीमोर पुल का मैंने कई बार बताया। 11 सिर पर भारी पड़ा एक हेड, 11 सिर पर भारी पड़ा एक हेड मतलब ट्रेविस हेड। गजब मार मारा है कल ट्रेविस हेड, जानते हैं क्या मार मारा है? मात्र इसने 41 गेंद में बना के रख दिया है 102 रन ट्रेविस हेड। और उसके बाद हेनरी क्लासन भी नहीं माने, 31 गेंद में बना दिए 67 रन। और कल जो है अपना ही रिकॉर्ड फिर से तोड़ दिया इन्होंने। पिछला रिकॉर्ड इनका था 277 रन का, ठीक है, मुंबई के खिलाफ, ठीक है। और अब अपना ही रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है, 287 रन बना दिया है। किसके खिलाफ? बेंगलुरु के खिलाफ इन्होंने बना दिया है, 287 रन बना दिया है। कल बेंगलुरु हार गई, उस दिन मुंबई भी हार गई 3 से। तो आजकल जो है हैदराबाद का चल रहा है रुतबा चल रहा है। आगे देखते हैं। अब आपके कोई खैप का खबर नहीं है तो आज इतना ही रहने